अध्याय 6 उद्यमशील निवेशक के लिए पोर्टफोलियो पॉलिसी, नकारात्मक दृष्टिकोण। आक्रामक निवेशक को भी शुरुआत इसी आधार से करनी चाहिए जिससे रक्षात्मक निवेशक करता है, अर्थात फंड्स को हाई ग्रेड बॉन्ड्स और हाई ग्रेड साधारण शेयरों में बांटना जो उचित भावों पर खरीदे गए हों। वो अन्य प्रतिभूति प्रतिबद्धताओं में विस्तार के लिए भी तैयार होना चाहेगा, लेकिन हर मामले में विचलन के लिए उसे एक तार्किक कारण की जरूरत होगी। इस विषय पर व्यवस्थित ढंग से चर्चा करना कठिन है, क्योंकि आक्रामक परिचालन के लिए कोई एक या आदर्श पैटर्न नहीं है। यहाँ विकल्पों का क्षेत्र व्यापक है। चयन केवल व्यक्ति की क्षमता और उपकरणों पर ही नहीं, बल्कि संभवतः उसकी रुचि और प्राथमिकता पर भी निर्भर करता है। उद्यमशील निवेशकों के लिए सबसे उपयोगी सरलीकरण नकारात्मक प्रकार का है। उसे हाई ग्रेड प्रेफर्ड स्टॉक्स को कॉर्पोरेट खरीदारों के लिए छोड़ देना चाहिए। उसे न्यून प्रकार के बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स से भी तब तक बचना चाहिए जब तक वे खरीदने के लिए बार्गेन स्तर पर न आ जाए, जिसका आमतौर पर मतलब है कि हाई कूपन इशू पर कम से कम 30% कम भाव और लोअर कूपन में भाव इससे भी कम हो। उसे विदेशी सरकारी बॉन्ड इशू भी दूसरों को खरीदने देने चाहिए, भले ही इसकी यील्ड कितनी भी आकर्षक हो। उसे सभी तरह के नए इशू से भी दूर रहना चाहिए, जिनमें परिवर्तनीय और प्रिफर्ड बॉन्ड्स भी शामिल हैं, जो काफी लुभावने प्रतीत होते हैं और हालिया अतीत में शानदार कमाई करने तक सीमित साधारण शेयरों से भी खबरदार रहना चाहिए। मानक बॉन्ड निवेश के लिए आक्रामक निवेशक को हर संभव रक्षात्मक निवेशक को सुझाए पैटर्न का अनुपालन करना चाहिए और हाई ग्रेड कर योग्य इशू, जिन्हें अब 7.25% यील्ड के लिए चुना जा सकता है, और अच्छी गुणवत्ता वाले कर मुक्त बॉन्ड्स जिनमें 5.30% की दीर्घावधि परिपक्वता यील्ड हो, उनके बीच का विकल्प चुने। सेकंड ग्रेड बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक, चूंकि 1971 के अंत से ही ये संभव है कि उन फर्स्ट रेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को तलाशा जा सके जो 7.25% या इससे भी अधिक यील्ड देते हैं, तब सेकंड ग्रेड इशू को केवल इसलिए खरीदने में समझदारी नहीं कि वे उच्च रिटर्न दे रहे हैं। जिन कॉर्पोरेशन की साख तुलनात्मक रूप से खराब है, उनके लिए बीते 2 वर्षों में ये असंभव हो गया है कि वे स्ट्रेट बॉन्ड्स अर्थात नॉन कन्वर्टेबल्स जनता को बेच सके। हालांकि उनका ऋण वित्त पोषण कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या वारंट सहित बॉन्ड्स के विक्रय से किया जाता है, जिससे ये अलग वर्ग में आते हैं। इसका मतलब है कि लगभग सभी कम रेटिंग के नॉन कन्वर्टेबल्स बॉन्ड्स पुराने इशू का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बड़ी छूट पर बेचे जा रहे हैं। इस प्रकार इनमें भविष्य में अनुकूल स्थितियां होने पर मूल पूंजी में काफी लाभ की संभावना होती है, जिसका यहाँ मतलब हुआ कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में सुधार और कम साधारण ब्याज दर। परंतु प्राइस डिस्काउंट और इसके परिणाम स्वरूप मूल पूंजी में लाभ के मौके के मामले में भी सेकंड ग्रेड बॉन्ड्स बेहतरीन इशू के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं। कुछ अच्छे सुरक्षित दायित्व जिनके साथ पुरानी शैली के कूपन रेट्स 2.5% से 4% जुड़े थे, वे 1970 में डॉलर पर लगभग 50 सेंट पर बेचे जाते थे। जैसे कि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ 25/8S परिपक्वता 1986 में 51 पर बिका। एटचिंसन टोपैका एंड सेंटा फे RR 4S 1995 में परिपक्वता 51 पर बिका। मैग्रो हिल 37/8S परिपक्वता 1992 ये 501/2 पर बिका। अतः 1971 के अंत के हालात में उद्यमशील निवेशक संभवतः बड़े डिस्काउंट पर बिक रहे अच्छे ग्रेड के बॉन्ड्स ले सकते थे। इनमें वे सभी शामिल थे जिन्हें वे आय की वृद्धि की संभावना दोनों के आधार पर खरीदना चाहते थे। इस पूरी पुस्तक में हमने इस संभावना का संदर्भ दिया है कि अतीत की कोई भी सुपरिभाषित और दीर्घकालिक बाजार अवस्था भविष्य में वापस लौट सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि आक्रामक निवेशक बॉन्ड क्षेत्र में कौन सी नीति को चुनना पसंद करेगा। अगर हाई ग्रेड इशू के भाव और यील्ड पहले वाले सामान्य बिंदु पर लौट आए, इस कारण हमने यहाँ अपने विचारों को पुनः मुद्रित किया है, जो हमारा 1965 के संस्करण में पेश किया बिंदु है, जब हाई ग्रेड बॉन्ड्स की केवल 4.5% यील्ड थी। अब हम सेकंड ग्रेड इशू के बारे में कुछ बातें बताते हैं, जिनसे 8% या अधिक की विशिष्ट रिटर्न यील्ड को कभी भी पाया जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड बॉन्ड्स में मुख्य अंतर अक्सर ये होता है कि ब्याज प्रभार कितने गुना आय से कवर कर लिया गया है। जैसा कि 1964 की शुरुआत में
शिकागो, मिलवॉकी, सेंट पॉल और पैसिफिक 5% इनकम डिबेंचर बॉन्ड्स का 68 पर 7.35% यील्ड था। लेकिन आयकर से पहले रोड का कुल ब्याज प्रभार 1963 में केवल 1.5 गुना अर्जित किया गया था, जबकि एक अच्छी तरह से सुरक्षित रेल रोड इशू के लिए हमारी आवश्यकता 5 गुना थी। अनेक निवेशक इस तरह की प्रतिभूतियां केवल इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें आय की आवश्यकता होती है, इसलिए वे टॉप ग्रेड इशू द्वारा प्रस्तावित अल्प रिटर्न नहीं ले सकते थे। अनुभव स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ऐसे बॉन्ड या प्रेफर्ड को सिर्फ आकर्षक यील्ड होने के कारण खरीदने में कोई समझदारी नहीं है जिसमें समुचित सुरक्षा ना हो। यहाँ सिर्फ का मतलब कि वो इशू बड़े डिस्काउंट पर नहीं बिक रहा और इस कारण इसमें मूल पूंजी पर बड़े लाभ का कोई अवसर प्रस्तावित नहीं है। जब ऐसी प्रतिभूतियों को पूरे भाव पर खरीदा जाता है, अर्थात ये 100 से बहुत बिंदु नीचे ना हो, तो बहुत संभव है कि भविष्य में धारक को इसके बहुत नीचे भाव लगे। तो जब कारोबार खराब हो या बाजार खराब हो तो इस तरह के इशू के डूबने की बहुत संभावना होती। इसमें या तो ब्याज अथवा लाभांश विलंबित हो जाते हैं या कम से कम खतरे में तो आ ही जाते हैं और निरंतर भाव कमजोर होते जाते हैं, भले ही परिचालन परिणाम इतने बुरे ना भी हो। सेकंड क्वालिटी सीनियर इशू के इस व्यवहार को दर्शाने के लिए चलिए अब हम 1946 से 47 में 10 रेल रोड इनकम बॉन्ड्स समूह के भाव व्यवहार का सार निकालते हैं। इनमें वे सभी शामिल हैं जो 1946 में 96 या अधिक भाव पर बेचे गए, जिनका उच्च भाव औसत 1021/2 था। इसके आगामी वर्ष में और इस समूह का न्यूनतम औसत केवल 68 था। तो अत्यंत लघु समय में बाजार मूल्य में 1/3 की कमी थी। अजीब बात थी कि 1947 में 1946 के मुकाबले देश के रेल रोड की आय काफी अच्छी थी, इसलिए यह बड़ी भाव गिरावट कारोबारी तस्वीर के उलट थी और आम बाजार में विक्रय को प्रतिबिंबित करती थी। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि इन इनकम बॉन्ड्स की सिकुड़न तुलनात्मक रूप से डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल सूची में शामिल साधारण शेयरों से अधिक लगभग 30% थी। जाहिर है इन बॉन्ड्स के 100 से अधिक मूल्य वाले क्रेताओं ने इसके प्रतिभूति बाजार में इसके किसी भी हद तक और बढ़ने में भागीदारी की उम्मीद नहीं की होगी। इसमें एकमात्र आकर्षक फीचर इनकम यील्ड था, जो औसतन लगभग 4.25% था। फर्स्ट ग्रेड बॉन्ड्स के 2.5% की तुलना में वार्षिक आय में 1.75% लाभ। फिर भी ये नतीजे बहुत जल्दी और काफी सीधे तौर पर दिखाते हैं कि वार्षिक आय में मामूली लाभ के लिए सेकंड ग्रेड बॉन्ड्स के क्रेता अपनी मूल पूंजी में काफी अधिक हानि का जोखिम ले रहे थे। उपरोक्त उदाहरण के कारण हम इस लोक प्रसिद्ध भ्रम का सम्मान कर सकते हैं जो कारोबारी के निवेश के उपनाम के तहत आता है। इसमें ऐसी प्रतिभूति की खरीद आती है जिसमें यील्ड हाई ग्रेड इशू से ज्यादा हो सकती है तथा जिसमें समान रूप से ज्यादा जोखिम होता है। यह गलत कारोबारी तरीका है कि मात्र 1 या 2% की अतिरिक्त वार्षिक आय के बदले मूल पूंजी की हानि की संभावना को स्वीकार किया जाए। अगर आप थोड़ा जोखिम लेना भी चाहते हैं तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि अगर सब ठीक रहता है तो आपके मूलधन के मूल्य में वास्तव में पर्याप्त वृद्धि हो। अतः सम मूल्य पर बिक रहे सेकंड ग्रेड के 5.5 या 6% बॉन्ड लगभग हमेशा ही बुरी खरीद होंगे। वही इशू शायद 70 पर ठीक भी हो सकते हैं और अगर आप धैर्य रखें तो आप संभवतः इन्हें इस स्तर पर खरीद भी लेंगे। सेकंड ग्रेड बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स में 2 तरह के विरोधी गुण होते हैं जिसे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को साफ तौर पर समझ लेना चाहिए। बाजार खराब हो तो लगभग सभी गहरा गोता लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें से अधिकांश अनुकूल परिस्थितियां होने पर वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं और ये हमेशा सही साबित होता है। ये उन प्रेफर्ड स्टॉक्स संचय के मामले में भी खरा उतरता है जो वर्षों से लाभांश भुगतान में विफल रहे हों। 1940 के दशक की शुरुआत में 1930 के दशक की दीर्घावधिक मंदी के बाद ऐसे इशू प्रचुर मात्रा में थे। 1945-1947 में युद्ध पश्चात की उछाल अवधि में ऐसे अनेक बड़े संचय ने या तो नकद भुगतान किया या नई प्रतिभूतियों में, और मूल पूंजी भी अक्सर पूरी रही। इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों ने बड़ा मुनाफा कमाया जिन्होंने कुछ वर्ष पहले इन इशू को तब खरीदा था जब वे अवांछित थे और कम भाव पर बिक रहे थे। यह समग्र अकाउंटिंग में सच हो सकता है कि उच्च यील्ड वाले सेकंड ग्रेड सीनियर इशू मूलधन के इस बड़े नुकसान को पूरा कर दे जिनकी भरपाई नहीं हो सकती।
दूसरे शब्दों में, एक निवेशक जो ऐसे इशू को उनके प्रस्तावित मूल्य दर पर खरीदता है, उसके भी दीर्घावधि में अच्छी कमाई करने की संभावना है। उन्हीं की तरह जो खुद को प्रथम गुणवत्ता की प्रतिभूतियों या इससे बेहतर तक सीमित रखते हैं। लेकिन व्यवहारिक उद्देश्य से ये सवाल मोटे तौर पर अप्रासंगिक है। परिणाम चाहे जो भी हो, पूरे भाव पर खरीद करने वाला सेकंड ग्रेड इशू का क्रेता तब चिंतित और अशांत हो जाता है जब इनके भाव औंधे मुंह गिरते हैं। इसके अतिरिक्त ये औसत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त इशू भी नहीं खरीद पाता, और न ही वो इस स्थिति में होता है कि अपनी बड़ी आय का कुछ हिस्सा इन स्थायी साबित होने वाले बड़े नुकसानों को पूरा करने या ऋण चुकाने के लिए अलग रख सके। अंत में ये सामान्य बुद्धि की बात है कि प्रतिभूतियों को लगभग 100 पर खरीदने से बचें। अगर लंबा अनुभव ये बताता हो कि अगले कमजोर बाजार में इन्हें संभवतः 70 या इससे भी कम पर खरीदा जा सकता है। विदेशी सरकारी बॉन्ड। सभी निवेशक जिन्हें थोड़ा भी अनुभव है वे जानते होंगे कि सभी विदेशी बॉन्ड्स का निवेश इतिहास 1914 से ही खराब रहा है। ये 2 विश्व युद्धों और इनके बीच की बेमिसाल गहरी वैश्विक मंदी के आलोक में अपरिहार्य भी था। फिर भी हर कुछ वर्षों में बाजार की स्थितियां पर्याप्त रूप से इतनी अनुकूल होती हैं कि वे कुछ नए विदेशी इशू को सममूल्य भाव पर बेच सकते। ये घटना औसत निवेशक की सोच को बताती है, जो केवल बॉन्ड्स के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया या नॉर्वे जैसे जाने माने विदेशी बॉन्ड्स के भावी इतिहास के बारे में चिंता करने का कोई ठोस कारण नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जब कभी अगर समस्या आई तो विदेशी दायित्वों के मालिकों के पास दावा करने का कोई कानूनी या अन्य माध्यम नहीं रह जाएगा। जिन लोगों ने रिपब्लिक ऑफ क्यूबा 41/2S को 1953 में 117 जैसे उच्च भाव पर खरीदा होगा, उन्हें ब्याज तो नहीं मिला और 1963 में 20 सेंट प्रति डॉलर कम पर बेचना पड़ा। उस वर्ष न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड की सूची में बेल्जियम कांगो 51/4S को 36, ग्रीक 7S को 30, पोलैंड के विभिन्न इशू 7 तक के न्यून भाव पर शामिल थे। कितने पाठक चेकोस्लोवाकिया के 8% वाले बॉन्ड में आए लगातार उतार चढ़ावों के बारे में जानते हैं, जो इस देश में पहली बार 1922 में 961/2 पर प्रस्तावित हुए थे। 1928 में वे 112 तक बढ़ गए और 1932 में 673/4 तक गिरावट आई। 1936 में फिर से 106 तक पहुंचे और 1939 में पुनः गिरकर 6 पर आ गए। तत्पश्चात वर्ष 1946 में पुनः अविश्वसनीय ढंग से रिकवर होकर 106 पर पहुंचे और 1948 में बड़ी गिरावट के साथ 35 पर पहुंच गए और 1970 में 8 पर बिके। वर्षों पहले हमारे जैसे उत्तम साख वाले देशों की खरीद पर अन्य के साथ ये तर्क भी दिया जाता था कि इन पर विदेश में देयताओं का नैतिक दबाव होता है। समय के साथ जिनमें अनेक शत्रुताएं पनपी, हम जब खुद अपनी आग्रही भुगतान शेष समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनमें से एक हिस्सा अमेरिकी निवेशकों द्वारा बड़े स्तर की विदेशी बॉन्ड खरीद का था, इनमें बहुत कम यील्ड थी। कई वर्ष बीतने पर हमने क्रेता के नजरिए से ऐसे निवेशों के अंतर्निहित आकर्षण पर सवाल किया। शायद हम अब कह सकते हैं कि अगर क्रेता इस अवसर से इनकार कर देता है तो ये उसके और उसके देश दोनों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। नए इशू के बारे में। नए इशू के स्तर को लेकर कोई व्यापक बयान देने का प्रयास करना बुरी सलाह प्रतीत होती है, क्योंकि इनमें सबसे अलग रेंज वाली गुणवत्ता और आकर्षण रहता है। निश्चित ही हर नियम के अपवाद तो होते ही हैं। हमारी सलाह है कि सभी निवेशकों को नए इशू से सावधान रहना चाहिए, जिसका मतलब बस इतना है कि इनकी पूरी सावधानी से जांच की जाए और खरीद से पहले साधारण रूप से गंभीर परीक्षण किए जाए। इस दोहरी चेतावनी के 2 कारण हैं। पहला, नए इशू बेचने के पीछे खास किस्म की विक्रय कला होती है, जिस कारण इसके लिए खास स्तर के विक्रय प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। और दूसरा, अधिकांश नए इशू अनुकूल बाजार स्थितियों के तहत बेचे जाते हैं, जिसका मतलब है ये विक्रेता के अनुकूल होता है और इसके परिणाम स्वरूप क्रेता के कम अनुकूल होता है। इस विचार का प्रभाव धीरे धीरे तब ज्यादा अहम होता जाता है जब हम उच्चतम गुणवत्ता वाले बॉन्ड से नीचे जाते हुए सेकंड ग्रेड सीनियर इशू से साधारण शेयर प्रवर्तन से गुजरकर सबसे नीचे पहुंचते हैं। अतीत में खूब वित्त पोषण, मौजूदा बॉन्ड्स के बदले कॉल प्राइस पर वापस भुगतान और इनके बदले लोअर कूपन पर नए इशू देना जैसे कई काम हुए हैं। इनमें से कुछ काम अधिकांश हाई ग्रेड बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स के वर्ग में हुए थे। इन्हें खरीदने वालों में बड़े वित्तीय संस्थान होते थे, जिनके पास अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त अर्हता थी।
इसलिए इन प्रस्तावों के भाव बहुत सावधानी से तुलनात्मक इशू के जारी भाव के अनुरूप तय किए जाते थे और उच्च शक्ति वाली विक्रय कला का थोड़ा ही परिणाम मिलता था। ब्याज दरें कम से कमतर होने के साथ ही क्रेता को अंत में इन इशू के उच्च भाव चुकाने पड़ते थे और बाद में उनमें से अनेक का बाजार में भाव गिरता ही गया। ये हर तरह की नई प्रतिभूतियों को बेचने की आम मानसिकता का एक पहलू है। जब हालात इनके जारीकर्ता के पक्ष में हों, जबकि फर्स्ट क्वालिटी इशू में क्रेता पर पड़ने वाला प्रभाव गंभीर नहीं बल्कि अरुचिकर हो सकता है। हालात तब अलग दिखाई देते हैं जब हम 1945-46 और 1960-61 की अवधि के दौरान बेचे लोअर ग्रेड बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स का अध्ययन करते हैं। यहाँ बेचने के प्रयासों के प्रभाव काफी स्पष्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे ज्यादातर इशू संभवतः एकल व्यक्तियों या अनुभवहीन निवेशकों के समक्ष पेश किए गए। इन प्रस्तावों का चरित्र ऐसा था कि कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर देखने पर उन्होंने वर्षों के दौरान भी पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया था। ज्यादातर वे सुरक्षित दिखते थे, जैसे मान लिया जाए कि बिना किसी गंभीर नुकसान के वर्तमान कमाई जारी रहने वाली है। इन इशू को खरीदने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने संभवतः इसी अनुमान को स्वीकार कर लिया और उनके विक्रय अधिकारियों के लिए खुद को और अपने ग्राहकों को ये यकीन दिलाने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई कि इसका ऐसा ही प्रभाव होगा। कुल मिलाकर ये निवेश के लिए बहुत अच्छा सौदा नहीं है और अंततः महंगा साबित हो सकता है। तेजी के बाजार के चरित्र को आमतौर पर बड़ी संख्या में निजी स्वामित्व वाले कारोबारों के शेयर निकालने वाली कंपनियों में परिवर्तित होने के काल के तौर पर जाना जाता है। 1945-46 में और पुनः 1960 के आरंभ में ऐसा ही हुआ। तत्पश्चात ये प्रक्रिया साधारण अनुपात तक पहुंच गई जब मई 1962 में विनाशकारी बंदी का कारण बनी। तब कुछ और वर्षों तक आमतौर पर परित्याग अवधि के बाद संपूर्ण त्रासद परिहास 1967-1969 में कदम दर कदम फिर दोहराया गया। नए साधारण शेयर प्रस्ताव। निम्न पैराग्राफ 1959 के संस्करण से बिना बदलाव दिया जा रहा है, जिसमें टिप्पणी जोड़ी गई। साधारण शेयरों का वित्त पोषण दो अलग अलग ढांचों से होता है। पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में वर्तमान शेयर धारकों को उनके यथानुपात अतिरिक्त शेयर प्रस्तावित किए जाते। सब्सक्रिप्शन भाव वर्तमान बाजार से कम रखा जाता है। सब्सक्राइब के अधिकार का कुछ शुरुआती मुद्रा मूल्य होता है। नए शेयरों का विक्रय लगभग हमेशा ही एक या अधिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउस द्वारा हस्ताक्षरित होता है, लेकिन आमतौर पर यही उम्मीद होती है कि सभी नए शेयर सब्सक्रिप्शन अधिकार प्रक्रिया से लिए जाएं। इसलिए सूचीबद्ध कंपनियों के अतिरिक्त साधारण शेयरों का विक्रय आमतौर पर वितरण फर्म की ओर से सक्रिय विक्रय प्रयास के कॉल द्वारा नहीं होता। दूसरे प्रकार के उन साधारण शेयरों की पेशकश जनता के समक्ष की जाती है जो पूर्व में निजी स्वामित्व वाले उद्यमों के पास थे। ऐसे ज्यादातर शेयरों का विक्रय अनुकूल बाजार से धन उगाने और अपने खुद के वित्त के विविधीकरण के लिए किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेखित है, जब कारोबार के लिए नया धन जुटाना होता है तो ये प्रिफर्ड शेयरों के विक्रय द्वारा होता है। ये प्रक्रिया एक तय पैटर्न पर चलती है, जिसमें जनता को प्रतिभूति बाजारों के स्वभावानुसार अनेक तरह की हानि और निराशाएं हो सकती हैं। खतरा दोनों ही तरह की कारोबारी प्रकृति में है, जो इस तरह वित्त पोषित होती हैं, और बाजार की परिस्थितियों से है, जिससे वित्त पोषण संभव होता है। शताब्दी के शुरुआती हिस्से में बड़ी संख्या में हमारी प्रमुख कंपनियों ने सार्वजनिक ट्रेडिंग आरंभ की। समय बीतने के साथ ही प्रथम श्रेणी में कायम रहने वाले उद्योगों की संख्या तेजी से कम हुई। इसलिए मूल साधारण शेयरों का प्रवर्तन तुलनात्मक रूप से छोटे उद्यमों से अधिक केंद्रित होने का रुख आया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी अवधि में शेयर खरीदने वाली जनता में प्रमुख कंपनियों के प्रति प्राथमिकता का भाव और छोटी कंपनियों के लिए ऐसा ही पूर्वाग्रह विकसित होने लगा। साधारण शेयरों द्वारा दिखाया गया बड़ा और त्वरित लाभ गुण दोष परखने संबंधित जनता की महत्वपूर्ण क्षमता को सुस्त करने के लिए पर्याप्त होता है, जैसे कि वे अपनी अधिग्रहण प्रवृत्ति को तेज कर देते हैं। इस अवधि में कुछ निजी स्वामित्व की कंपनियां भी सामने आ जाती, जिन्हें शानदार परिणाम मिल रहे होते हैं। हालांकि इनमें से कई का रिकॉर्ड उतना प्रभावशाली नहीं होता। अगर उनके आंकड़ों के पीछे मान लीजिए 10 वर्ष या अधिक से तुलना की जाए, जब इन सब बातों को साथ रखकर देखते हैं तो निम्न हालात उभरते हैं। तेजी के बाजार के बीच पहले साधारण शेयर प्रवर्तन सामने आने लगते हैं। इसके भाव भी अनाकर्षक नहीं होते और कुछ शुरुआती इशू में क्रेता बड़ा मुनाफा भी कमाते हैं। बाजार का बढ़ना जारी रहता है तो इस तरह के वित्त पोषण बॉन्ड में सतत रूप से और ज्यादा बढ़ोतरी होती।
कंपनियों की गुणवत्ता तेजी से खराब होती जाती है। मांगे जाने वाले और प्राप्त भाव अत्यधिक होते हैं। तेजी के दौर के अंत का एक स्पष्ट संकेत ये तथ्य होता है कि छोटी और गुमनाम किस्म की कंपनियों के नए साधारण शेयरों को उससे ज्यादा भाव मिलने लगते हैं जो बाजार के इतिहास में लंबा समय बिता चुकी मध्य आकार की कंपनियों को मौजूदा स्तर पर मिल रहे होते हैं। ये बात भी जोड़नी होगी कि बड़े आकार और साख वाले बैंक इस तरह से साधारण शेयर वित्त पोषण आमतौर पर बहुत कम करते हैं। जनता की लापरवाही और संस्थान की जिससे मुनाफा हो उसे बेचने की ललक का केवल एक ही परिणाम हो सकता है, भाव गिरना। अनेक मामलों में नए इश्यू अपने प्रस्तावित भाव से 75% या अधिक तक गिर जाते हैं। हालात ऊपर उल्लिखित इस तथ्य के कारण और खराब हो जाते हैं कि सतह पर जनता छोटे किस्म के इश्यू से सच से विमुख हो जाती है जिन्हें उन्होंने लापरवाही में सहज ही खरीद लिया था। इनमें से अनेक इश्यू में तुलनात्मक गिरावट आ जाती है। गिरावट इतने नीचे तक आ जाती है कि उन्हें पहले जिस वास्तविक मूल्य पर बेचा गया था वे भी इससे ज्यादा थे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी है कि वो तेजी के बाजार के दौरान नए जारी हुए साधारण शेयर इश्यू के विक्रेताओं के दिए प्रलोभनों से बचे। इनमें से एक या दो गुणवत्ता और मूल्य की गंभीर कसौटियों पर खरे उतर भी सकते हैं, लेकिन इस तरह के कारोबार से जुड़ना संभव ठीक नीति नहीं होगी। बेशक सेल्समैन कई ऐसे शेयरों की ओर इशारा करेगा जिनकी बाजार में अच्छी खासी प्रगति हुई है। इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो बेचे जाने के दिन ही शानदार तरीके से बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सब स्पेकुलेशन के वातावरण का हिस्सा है। ये सहज मिलने वाला धन है। अगर आप भाग्यशाली हुए तो इस तरह से कमाए हर डॉलर की तुलना में आपको सिर्फ $2 का नुकसान होगा। इनमें से कुछ इश्यू खरीदने के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब कोई भी उन्हें नहीं चाहता होगा और उन्हें उनकी वास्तविक कीमत से बहुत कम पर खरीदा जा सकेगा। 1965 के संस्करण में हमने इस विषय पर अपनी चर्चा को इस तरह से आगे बढ़ाया। चूंकि 1949 के बाद शेयर बाजार के व्यवहार के व्यापक पहलुओं का विश्लेषण दीर्घ अनुभवों के आधार पर नहीं हुआ है, इसलिए साधारण शेयरों का प्रवर्तन प्राचीन नुस्खों के ठीक अनुसार ही रहा है। इसमें संदेह है कि इससे पहले कभी इतने सारे नए इश्यू प्रस्तावित हुए हों और वे भी इतनी कम गुणवत्ता वाले और जिनमें इतनी बड़ी भाव गिरावट आई हो जैसा कि हमने 1960-1962 के बीच अनुभव किया। शेयर बाजार की खुद को तेजी से उस आपदा से मुक्त रखने की क्षमता निश्चित ही एक साधारण घटना है जिससे 1925 में फ्लोरिडा की बड़ी रियल एस्टेट गिरावट के दौरान प्रदर्शित समान अभेद्यता की पुरानी दबी स्मृतियां ताजा हो गई थी। मौजूदा तेजी का बाजार अपने निर्णायक अंत पर पहुंचे उससे पहले क्या नए शेयरों के प्रस्ताव का उन्माद वापस लौटेगा? लेकिन हम जानते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये नहीं भूलेगा कि 1962 में क्या हुआ था और अगले समूह को इस क्षेत्र में फौरन मुनाफा कमाने और भयानक नुकसान का अनुभव करने के लिए छोड़ देगा। 1965 के संस्करण में हमने इस पैराग्राफ के बाद एक उदाहरण अ हॉरिबल एग्जाम्पल शीर्षक से दिया था, जिसमें मुख्य रूप से नवंबर 1961 में एटना मेंटेनेंस कंपनी के $9 पर बिके शेयरों को दिखाया गया था। पारंपरिक रूप से शेयरों में शीघ्र ही $15 की बढ़त हुई, हालांकि ये 23/8 तक और 1964 में 7/8 तक गिर गए। इस कंपनी का बाद का इतिहास असाधारण था। ये ऐसे अजीब रूपांतरणों को दर्शाती थी जो हाल ही के वर्षों में बड़े या छोटे अमेरिकी कारोबार में हुए हैं। ये कोई मुश्किल नहीं कि उसी पुरानी कहानी के हालिया संस्करण में इससे भी ज्यादा दुखद उदाहरण शामिल किए जा सके, जिसमें 1967-1970 में शामिल होंगे। हमारे उद्देश्य के लिए AAA एंटरप्राइजेस का मामला अहम है, जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स स्टॉक गाइड में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी थी। इसके शेयर जनता को 1968 में $14 पर बेचे गए, जो 28 तक बढ़े, लेकिन 1971 के अंत में मात्र 25 सेंट के रह गए। ये भाव भी इस एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने तभी निराशाजनक हालात में अदालत में दिवालिया होने की अर्जी लगाई थी। सीखने के लिए बहुत कुछ है और ऐसी अहम चेतावनियां सूचनाएं होती हैं। इस प्रवर्तन की कहानी को हमने विस्तार सहित अध्याय 17 में वर्णित किया है। अध्याय 6 पर टिप्पणी। बॉक्सिंग ट्रेनर एंजेलो डंडी ने कहा है, जो मुक्के आप चूक जाते हैं वे ही आपको थका देते हैं। आक्रामक के साथ ही रक्षात्मक निवेशक दोनों के लिए आप जो नहीं करते वो भी आपकी सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो आप करते हैं।
इस अध्याय में ग्राहम ने आक्रामक निवेशकों के लिए ना करने वाले कामों की सूची दी है। आज की सूची ये है: जंक यार्ड डॉग, हाई यील्ड बॉन्ड्स जिन्हें ग्राहम सेकंड ग्रेड या लोअर ग्रेड कहते हैं, इन्हें आज जंक बॉन्ड्स कहा जा रहा है। इनके लिए ग्राहम पूर्णतः इनकार करते हैं। उनके समय में एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए डिफॉल्ट के जोखिमों को दूर करना बहुत महंगा और बोझिल था। हालांकि आज 130 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स जंक बॉन्ड्स में विशेषज्ञ हैं। ये फंड इस जंक को कार्ट लोड से खरीदते हैं। इनमें भिन्न भिन्न किस्म के दर्जनों बॉन्ड्स होते हैं। इससे ग्राहम की विविधता में परेशानी की शिकायत दूर हो जाती है। फिर भी हाई यील्ड प्रिफर्ड स्टॉक में ये पूर्वाग्रह बना रहता है, चूंकि ये सस्ते नहीं होते हैं और जोखिम का बंटवारा करने के लिए इनकी विस्तृत उपलब्धता होती है। 1978 से जंक बॉन्ड बाजार में 4.4% का वार्षिक औसत डिफॉल्ट में रहा है। लेकिन इन डिफॉल्ट्स के बावजूद जंक बॉन्ड्स ने 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के 8.6% के मुकाबले 10.5% का वार्षिक रिटर्न दिया। दुर्भाग्यवश अधिकांश जंक बॉन्ड फंड का फीस प्रभाव तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वे आपके निवेश की मूल पूंजी की सुरक्षा में बहुत खराब होते हैं। जंक फंड तब उचित है अगर आप सेवानिवृत्त हों और अपनी पेंशन के अतिरिक्त मासिक आय को तलाश रहे हों और मूल्य में अस्थायी गिरावट को अनदेखा कर सकते हों। अगर आप किसी बैंक या अन्य वित्तीय कंपनी में काम करते हैं तो ब्याज दरों में तेज बढ़त आपकी वेतन वृद्धि को सीमित करने के अलावा आपकी नौकरी के लिए भी खतरा बन सकती है। अतः जंक फंड जिनका प्रदर्शन ब्याज दरें बढ़ने पर शेष सभी बॉन्ड फंड से अच्छा रहता है, आपके 40K का प्रतिभार बढ़ाने योग्य हो सकते हैं। हालांकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए जंक बॉन्ड फंड छोटा विकल्प है, कोई दायित्व नहीं है। वर्ल्डकॉम बॉन्ड्स की कष्टकारी दुनिया। बॉन्ड को केवल इसकी यील्ड के लिए खरीदना वैसा ही है जैसे सिर्फ सेक्स के लिए विवाह करना। अगर आपको सर्वप्रथम आकर्षित करने वाली वस्तु से मोह समाप्त हो गया तो आप खुद से पूछते नजर आएंगे, अब इसका क्या प्रयोजन है? जब उत्तर होगा कि कुछ नहीं, तो जीवन साथी और बॉन्ड धारक का समान रूप से दिल टूट जाता है। 9 मई 2001 को वर्ल्डकॉम इंको ने बॉन्ड्स के अमेरिकी प्राइवेट इतिहास में सबसे बड़ा विक्रय प्रस्ताव दिया, जो $11.9 बिलियन का था। इसकी आकर्षक 8.3% यील्ड के प्रति उत्सुक खरीदारों में दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड में से एक कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉय रिटायरमेंट सिस्टम्स ऑफ अलबामा भी थे, जिनके प्रबंधकों ने बाद में बताया कि खरीदते वक्त हमें इसकी हाई यील्ड सबसे आकर्षक लगी तथा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जिसके सह प्रबंधक को वर्ल्डकॉम की मोटी यील्ड इतनी अच्छी लगी कि उसने डींग मारी कि हम जोखिम के बदले जरूरत से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्डकॉम के बॉन्ड प्रोस्पेक्टस पर मात्र 30 सेकंड नजर मारने भर से दिखाई दे गया होता कि इन बॉन्ड्स की यील्ड में कुछ मिलने वाला नहीं था, बल्कि सब जाने वाला था। वर्ल्डकॉम की बीते 5 वर्षों की कर पूर्व आय, टैक्स चुकाने के पूर्व कंपनी का मुनाफा, इसमें से 2 वर्ष ऐसे रहे थे जब वो अपने स्थिर प्रभार, अपने बॉन्ड धारकों को ब्याज भुगतान लागत को पूरा करने में अति विशाल $4.1 बिलियन कम रही थी। वर्ल्डकॉम इन बॉन्ड्स भुगतान को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज ले सकती थी और अब बॉन्ड से प्राप्त इस नई विशाल मदद से वर्ल्डकॉम ने अपनी ब्याज लागत को प्रति वर्ष $900 मिलियन और बढ़ा लिया था। वर्ल्डकॉम ने भी अपने को मॉन्टी पाइथन्स द मीनिंग ऑफ लाइफ के मिस्टर क्रियोसोटे की तरह फटने की हद तक बढ़ा लिया था। कोई भी यील्ड इतनी बड़ी नहीं होती कि वो निवेशक के लिए ऐसे विस्फोट के जोखिम की क्षतिपूर्ति कर सके। वर्ल्डकॉम बॉन्ड्स ने कुछ महीने 8% तक की मोटी यील्ड प्रदान की। तत्पश्चात जैसी ग्राहम की भविष्यवाणी थी, यील्ड अचानक आना बंद हो गई। जुलाई 2002 में वर्ल्डकॉम ने दिवालिया होने की अर्जी दायर कर दी। अगस्त 2002 में वर्ल्डकॉम ने स्वीकार किया कि उसने अपनी आय में $7 बिलियन से ज्यादा की बढ़ोतरी का अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान लगा लिया था। वर्ल्डकॉम के बॉन्ड्स उस वक्त डिफॉल्टर हो गए जब कंपनी ब्याज प्रभार पूरा नहीं कर पाई। बॉन्ड्स के बुनियादी मूल्य में 80% तक की गिरावट आई। वोदका और बुरी तो पोर्टफोलियो। ग्राहम विदेशी बॉन्ड्स को जंक बॉन्ड से बेहतर दाम नहीं समझते थे। हालांकि आज विदेशी बॉन्ड की एक किस्म जोखिम ले सकने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकती है। मोटे तौर पर दर्जन भर म्यूचुअल फंड्स की उभरते राष्ट्रों के बाजार
या जिन्हें आमतौर पर तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, इसमें जारी हो रहे बॉन्ड्स में विशेषज्ञता है, जैसे ब्राजील, मैक्सिको, नाइजीरिया, रूस और वेनेजुएला। कोई भी समझदार निवेशक इस किस्म की मसालेदार होल्डिंग में अपने कुल बॉन्ड पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा धन निवेश नहीं करेगा। लेकिन उभरते मार्केट बॉन्ड फंड्स अमेरिकी शेयर बाजारों के समतुल्य होकर शायद ही कभी चलते हों। तो ये ऐसे दुर्लभ निवेश हैं जिनके केवल इस कारण गिरने की संभावना नहीं होती कि डाउ भी गिरा है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो में वो थोड़ी राहत तब मिल सकती है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ट्रेडर की मौत मरना। जैसा कि हमने अध्याय 1 में पहले ही देखा है, डे ट्रेडिंग, जिसमें शेयरों को केवल कुछ घंटे अपने पास रखा जाता है, वित्तीय आत्महत्या करने का अब तक का आविष्कृत सबसे बेहतरीन हथियार है। आपके कुछ सौदों में लाभ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सौदों में नुकसान ही होता है। लेकिन आपका ब्रोकर हमेशा कमाई करता है और शेयर खरीदने या बेचने की आपकी अपनी आतुरता आपका रिटर्न घटा सकती है। कुछ लोग जो शेयर खरीदने को बेचैन रहते हैं, वे सहज ही अंत में किसी भी विक्रेता की बेचने की इच्छा से पूर्व ही शेयर के मौजूदा भाव से 10 सेंट तक अधिक दे सकते हैं। इस अतिरिक्त भुगतान को मार्केट इंपैक्ट कहा जाता है, जिसे आपके ब्रोकरेज स्टेटमेंट में कभी नहीं दिखाया जाता, लेकिन यह सच है। अगर आप किसी स्टॉक में 1000 शेयर खरीदने को जरूरत से ज्यादा उत्सुक हैं और आप उसका भाव बस 5 सेंट ज्यादा देते हैं, तो आपने इसके लिए अदृश्य लेकिन वास्तव में $50 ज्यादा दिया है। वहीं इसके उलट, जब कोई निवेशक घबराहट में अपना शेयर बेचता है तो इसे सबसे तात्कालिक भाव से कम पर बेचता है, तो वो भी मार्केट इंपैक्ट का शिकार बनता है। ट्रेडिंग का खर्च आपके रिटर्न को उसी तरह साफ कर देगा जैसे सैंड पेपर से कई बार साफ किया गया हो। एक छोटे से हॉट स्टॉक को बेचने या खरीदने का खर्च 2% से 4%, और यदि खरीदने और बेचने का राउंड ट्रिप हो तो ये 4 से 8% तक हो सकता है। अगर आपने स्टॉक में $1000 लगाए हैं तो आपका ट्रेडिंग खर्च शुरू करने के पूर्व ही आपके पास लगभग $40 तक खा जाएगा। शेयर बेचेंगे और आप पर 4% का ट्रेडिंग व्यय और लग जाएगा। जी हाँ, एक और चीज है, जब आप निवेश की जगह ट्रेड करते हैं तो आप दीर्घावधिक लाभ, जिस पर अधिकतम 20% पूंजीगत लाभ दर से टैक्स लगता है, इसको साधारण आय, जिस पर 38.6% की अधिकतम टैक्स दर लगती है, इसमें बदल देते हैं। इन सबको जोड़े तो एक स्टॉक ट्रेडर को सिर्फ स्टॉक खरीदने और बेचने से अधिक पाने के लिए कम से कम 10% का मुनाफा चाहिए होता है। अगर कोई एक बार भी ऐसा कर सका तो वो भाग्यवश ही होगा। इसे पर्याप्त रूप से अक्सर करने के लिए जरूरी जुनूनी ध्यान और इससे उत्पन्न होने वाले दुःस्वप्न तनाव को न्याय संगत ठहराना असंभव है। हजारों लोगों ने प्रयास किया है और सबूत साफ है। आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे, लाभ उतना ही घटता जाएगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के फाइनेंस के प्रोफेसर ब्रैड बार्बर और टेरेंस ओडियन ने एक प्रमुख डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म के 66,000 से ज्यादा ग्राहकों के ट्रेडिंग रिकॉर्ड को खंगाला। 1991 से 1996 तक इन ग्राहकों ने 1.9 मिलियन से ज्यादा बार ट्रेड किया था। ट्रेडिंग खर्च के उनके रिटर्न को लील जाने के पूर्व अध्ययन किए जाने वाले लोगों ने वास्तव में बाजार से औसतन आधा फीसदी बिंदु प्रतिवर्ष बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन ट्रेडिंग खर्च के बाद इन ट्रेडर्स में सबसे अधिक सक्रिय, जिन्होंने प्रति माह अपने स्टॉक होल्डिंग्स का 20% से ज्यादा स्थानांतरित कर दिया, बाजार को मात देने की स्थिति से लुढ़ककर प्रति वर्ष 6.4% अंक कमजोर प्रदर्शन की स्थिति में पहुंच गए। हालांकि अधिक धैर्य रखने वाले निवेशक, जिन्होंने अपनी प्रति माह औसत कुल होल्डिंग में से बहुत कम 0.2% ट्रेड किया, ट्रेडिंग खर्च के बाद भी बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सके। वे अपने मुनाफे में से अधिकांश को अपने ब्रोकरों या टैक्स में देने की जगह लगभग सब कुछ अपने पास ही रख सके। सबक साफ है, कुछ ना करें, बस खड़े रहें। अब समय आ गया कि सब लोग स्वीकार करें कि दीर्घावधिक निवेशक जैसी कोई चीज ही नहीं है। निवेशक केवल वही है जो दीर्घावधिक निवेश करे। जो व्यक्ति स्टॉक्स को अपने पास कुछ महीनों से ज्यादा नहीं रख सकता, वो अंत में विजय नहीं, विपत्ति का पात्र होता है। जल्दी आना जल्दी पाना। 1990 के दशक में निवेशकों के दिलो दिमाग को दूषित करने वाले जल्दी अमीर बने विष का सबसे घातक विचार ये था कि आईपीओ खरीदने से आप धनवान हो जाएंगे।
आईपीओ दरअसल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या जनता को कंपनी के स्टॉक्स की पहली बिक्री है। पहली नजर में आईपीओ में निवेश करना अच्छा विचार लगता है। आखिरकार अगर आपने 13 मार्च 1986 को माइक्रोसॉफ्ट के 100 शेयर पब्लिक होते ही खरीद लिए होते तो आपका $2100 का निवेश 2003 तक बढ़कर $7,20,000 हो जाता। और फाइनेंस के प्रोफेसर जे रिटर और विलियम श्वेट ने दर्शाया कि यदि आपने जनवरी 1960 में $1,000 को प्रत्येक आईपीओ में इसके प्रस्तावित भाव पर लगाया होता और महीने के अंत तक इसे बेच देते और अगर अगले महीने आईपीओ में नया निवेश किया होता तो 2001 के अंत तक आपके पोर्टफोलियो की कीमत $533 डेसिलियन से भी ज्यादा हो गई होती। दुर्भाग्य से हर आईपीओ के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े विजेता पर हजारों अन्य हारने वाले भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक डैनियल कॉनेमन और अमोस ट्वेट्स्की ने दर्शाया कि जब मनुष्य किसी घटना की संभावना या निरंतरता का अनुमान लगाता है तो उसका आधार ये नहीं होता कि वो घटना कितनी बार हुई है, बल्कि इस पर होता है कि पिछले उदाहरणों में उसमें कितनी विविधता रही है। हम सब अगला माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहते हैं क्योंकि शायद हमें पता है कि हम पहला माइक्रोसॉफ्ट खरीदने से चूक गए थे, लेकिन हम अक्सर इस तथ्य को अनदेखा कर देते हैं कि ज्यादातर आईपीओ बेहद बुरे निवेश हैं। आप ये $533 डेसिलियन का मुनाफा केवल तभी अर्जित कर सकेंगे अगर आप आईपीओ बाजार के दुर्लभ विजेताओं में से सभी को खरीद सके, जो व्यवहारिक रूप से असंभव है। अंत में आईपीओ में सबसे अधिक रिटर्न विशिष्ट निजी क्लब के सदस्य, बड़े निवेश बैंक और फंड हाउसों को मिलता है जिन्होंने वो शेयर शुरुआती या अंडरराइटिंग भाव पर खरीदा था, इससे पहले कि शेयर सार्वजनिक ट्रेड के लिए उतारा जाता। स्टॉक्स में होने वाले सबसे बड़े रनअप भी इतने छोटे होते हैं कि उनमें बड़े निवेश तक को कोई शेयर नहीं मिल पाते, न ही वे पर्याप्त होते हैं। अगर लगभग हर निवेशक की तरह आप भी आईपीओ तक तभी पहुंच पाते हैं जब ये विशिष्ट शुरुआती भाव से आगे बढ़ चुके हों, तो आपको भी बुरे परिणाम मिलेंगे। 1980 से 2001 तक अगर आपने औसत आईपीओ को उनके पहले सार्वजनिक बंद भाव पर खरीदा और उन्हें 3 वर्ष तक अपने पास रखा तो आपने सालाना बाजार से 23% बिंदु से ज्यादा का कमजोर प्रदर्शन किया है। ऐसा शायद ही कोई स्टॉक होगा जिसने आईपीओ से अमीर बनने का सपना वीए लिनक्स से ज्यादा बेहतर दिखाया हो। एक शुरुआती मालिक ने उल्लासित होकर कहा, लिनक्स द नेक्स्ट एमएसएफटी, अभी खरीदें और अब से 5 वर्ष में रिटायर हो जाए। 9 दिसंबर 1999 को शेयर को $30 की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइस पर पेश किया गया, लेकिन इस शेयर की मांग इतनी ज्यादा थी कि जब सुबह नास्डैक खुला तब वीए लिनक्स के किसी भी शुरुआती मालिक ने इसे तब तक नहीं बेचा जब तक इसका भाव 299 तक नहीं पहुंच गया। स्टॉक $320 के शीर्ष पर पहुंचा और $239.25 पर बंद हुआ और एक दिन में $697.5 का लाभ हुआ। लेकिन ये लाभ केवल कुछ मुट्ठी भर संस्थागत ट्रेडर्स को ही हुआ। एकल निवेशक इससे लगभग अछूते ही रह गए। सबसे महत्वपूर्ण आईपीओ खरीदना इसलिए बुरा सौदा है क्योंकि ये खुले तौर पर ग्राहम के एक बुनियादी नियम का उल्लंघन करता है, भले ही उस स्टॉक को कितने ही अन्य लोग खरीदना चाहते हो। आपको इसे तभी खरीदना चाहिए जब ये स्टॉक खरीद सौदे के लिहाज से काफी सस्ता हो। पहले दिन के शीर्ष भाव से निवेशकों ने वीए लिनक्स के शेयर का मूल्य कुल $12.7 बिलियन कर दिया। क्या कंपनी का कारोबार इतना कीमती था? 5 वर्ष से भी कम पुरानी कंपनी वीए लिनक्स ने कुल $44 मिलियन मूल्य के सॉफ्टवेयर और सेवाएं बेचे थे और इस प्रक्रिया में $25 मिलियन का नुकसान उठाया। अभी हालिया तिमाही में वीए लिनक्स ने $15 मिलियन विक्रय से कमाए, लेकिन इसमें $10 मिलियन खो दिए। ये कारोबार इस पर लगे हर डॉलर में से लगभग 70 सेंट खो रहा था। वीए लिनक्स का संचित घाटा आय से कुल खर्च की अधिकता $30 मिलियन का था। यदि वीए लिनक्स ऐसी निजी कंपनी होती जिसका मालिक आपका पड़ोसी होता और वो फेंसिंग पर से आपसे पूछता कि उसके संघर्षरत कारोबार को खरीदने के लिए आप कितनी राशि दे सकते हैं, तो आप क्या जवाब देते? ओ, $12.7 बिलियन ठीक रहेगा? या फिर आप हल्की मुस्कान के साथ अपना बारबेक्यू पकाने लगते और सोचते कि आपका पड़ोसी पता नहीं कौन सा नशा करता है। सिर्फ अपने फैसले पर यकीन करने पर हम में से कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो $30 मिलियन के नुकसान उठा चुके धन गंवाने वाले कारोबार के लिए लगभग $13 बिलियन का भुगतान करने पर राजी हो जाए।
लेकिन जब हम एकल की जगह जनता में होते हैं, जहां मूल्य अचानक ही लोकप्रियता प्रतियोगिता बन जाता है, तब स्टॉक का भाव इसका प्रतिनिधित्व करने वाले कारोबार के मूल्य से ज्यादा अहम हो जाता है। जब कोई दूसरा उस स्टॉक के लिए उससे ज्यादा देने को तैयार हो जितना आपने दिया था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कारोबार का मूल्य कितना है। ट्रेड होने के पहले ही दिन तेजी से बढ़ने के बाद वीए लिनक्स मक्खन वाली ईंट की तरह नीचे आ गया। 9 दिसंबर 2002 को शेयर के $239.50 होने के दिन से 3 वर्ष बाद वीए लिनक्स $1.19 प्रति शेयर पर बंद हुआ। सबूतों को तटस्थ भाव से महत्व देकर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को निष्कर्ष निकालना चाहिए कि आईपीओ का मतलब केवल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ही नहीं होता। इसके ज्यादा सटीक संक्षिप्त रूप है, जैसे कि इट्स प्रोबेबली ओवरप्राइज्ड, शायद भाव अधिक है, इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली, केवल काल्पनिक मुनाफा, इनसाइडर्स प्राइवेट अपॉर्चुनिटी, यानी भीतरी लोगों के लिए निजी अवसर, इडियोटिक, प्रेपोस्टेरस एंड आउटरेजियस, यानी कि मूर्खतापूर्ण, निरर्थक और अति क्रूरता।